RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 का जो धातु है धातु चैप्टर आपका चला हुआ है, उसमें हमने थ्योरी के साथ साथ 5-6 निहित प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो उसी कड़ी में आइए हम आज के आगे के आपके जो 5-6 निहित प्रश्न हैं उनको लेकर चलते हैं। तो आइए पेज नंबर 54 पर आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए पहले आज हम उनसे शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है कि सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको एक तो सोडियम, एक ऑक्सीजन और एक मैग्नीशियम, इन तीनों के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाने हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र से तात्पर्य होता है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्रदर्शित करना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों को। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 1। तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसे केवल इस प्रकार से लिखा जा सकता है, सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बन गया। यहाँ जो ये गोल वृत्त बनाया हुआ है हमने, ये इसकी कक्षा को प्रदर्शित करता है। ये जरूरी नहीं है कि इसकी आवश्यकता हो, जैसे अभी ऑक्सीजन में देख लेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए ऑक्सीजन के? 6। तो अब ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में हमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से हमने चारों तरफ ऑक्सीजन के चारों तरफ हमने 6 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर दिया। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम को देख लीजिए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और इलेक्ट्रॉन की विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 2। तो मैग्नीशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र लिखें तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है। अब इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वो इसी इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र के आधार पर ही निर्मित किया जाएगा। वो है पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में फिर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। इसी के साथ साथ थर्ड पार्ट फिर आपको करना है, जिसमें कहा है कि इन यौगिकों में यानी सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन कौन से आयन उपस्थित हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में इन्हीं पिछले नियमों को लेकर, इन इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्रों को लेकर हम Na2O की संरचना को लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से आयन है, तो वो आयन आप लोग अपने आप ही बता देंगे। देखिए यहाँ पर सोडियम को दिया गया है कि इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में उपस्थित है। अब यहाँ पर देखिए एक नियम होता है अष्टक नियम, वो हमने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बताया था। तो अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की प्रवृत्ति रखता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। इसी नियम को अष्टक नियम कहा जाता है, 8 का नियम। तो देखिए सोडियम की बाहरी कक्षा में फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग दे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा में रखे हुए हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो फिर इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए कैसे, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से लेता है तो उसको हम एक मुड़े हुए तीर के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। इसका अर्थ है कि सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। अब इसकी बाहरी कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो एक तो ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अभी 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो एक सोडियम के साथ और ये क्रिया कर लेता है, ये सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो जनरली जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो धनायन बनाएगा,
ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये ऋण आयन बनाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर दो नेगेटिव आ जाते हैं। एक सोडियम और बचा हुआ है, Na पॉजिटिव दूसरी तरफ लिखा जा सकता है। तो Na2O यौगिक की आयनिक संरचना कुछ इस प्रकार से होगी और कह सकते हैं अब यहाँ पर देखकर कि इसमें सोडियम धनायन और ऑक्सीजन ऋणायन उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम MgO की संरचना को लेकर चलें, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Mg=282 हो जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र अगर बनाए तो वो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर हम मैग्नीशियम को अगर लिखें तो उसके दो इलेक्ट्रॉन हमने ये बना दिए, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जैसे यहाँ पर हमने ये दो परमाणु लिए हैं, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन। किसी भी यौगिक में जितने प्रकार के आयन होते हैं हम इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को उतने ही प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर हमें बाई चांस इसी यौगिक में, वैसे ऐसा संभव नहीं है लेकिन बता रहा हूं कि अगर इसमें सोडियम भी हो तो उसके इलेक्ट्रॉनों को हम कुछ डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसी के अंदर आपका क्लोरीन हो तो उसको क्रॉस बनाकर उसके चारों ओर होल, यानी देखिए यहाँ पर केवल होल के बारे में, यहाँ केवल क्रॉस, यहाँ डॉट, यहाँ होल क्रॉस इकट्ठा बना दिया। तो यानी जितने प्रकार के परमाणु आप लोग प्रदर्शित करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाते समय उन इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित करना होता है। यहाँ पर हमारे केवल दो हैं, Mg और O। तो Mg के हमने होल से प्रदर्शित कर दिए इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से प्रदर्शित कर दिए। अब देखिए, ऑक्सीजन को तो दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, जबकि मैग्नीशियम इन दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दे देता है। तो मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इस पर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस पर दो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर हमें इसमें आयनों को देखना है तो मैग्नीशियम धनायन और ऑक्साइड ऋणायन इस यौगिक में उपस्थित होता है और यह इसकी संरचना होती है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं को और यौगिकों की संरचनाओं को किस प्रकार से बनाया जाता है आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया। अब इसी प्रकार से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनकी संरचना बनाकर देख लेना। जैसे NaOH की संरचना आप लोग बनाकर देखना, कैल्शियम क्लोराइड की संरचना आप लोग बनाकर देखना, इसी प्रकार से एक FeS की संरचना बनाकर देखना। तो आप इन संरचनाओं को बनाकर देख सकते हो। परमाणु क्रमांक के लिए हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वहां पर इन तत्वों का परमाणु क्रमांक भी आप लोग देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। पेज नंबर 54 पर ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 2, कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। पेज नंबर 54 पर ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट अधिक क्यों होता है, उच्च क्यों होता है। तो देखिए, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो आयनों से मिलकर बने होते हैं और धनायनों और ऋणायनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल लगता है। जो समान आवेश होते हैं उनमें तो प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो धनायन और ऋणायन के बीच प्रबल आकर्षण बल लगे होने के कारण ही आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि आयनिक यौगिक अपनी ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों है? तो जो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक होते हैं उनमें आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल होते हैं, जिस कारण आयन अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते, जबकि पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में वे आयन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात गति कर सकते हैं, जिस कारण वे विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन, अगर कोई इस प्रकार का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका आता है तो आप उसका जवाब इस प्रकार से दे सकते हैं। पाठ्यनीति प्रश्नों में फिर एक प्रश्न और आया है कि निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, जिसमें खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में पूछा गया है। पेज नंबर 59 पर जो आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका जवाब वैसे तो हम थ्योरी में आपके सामने दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम खनिज, अयस्क और गैंग की परिभाषा आपको बता रहे हैं। तो खनिज प्रकृति में पृथ्वी पर
पदार्थ, तत्व, धातु जिस भी रूप में पाए जाते हैं उन्हें ही खनिज कहा जाता है। अयस्क की परिभाषा, अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे कम खर्च पर अधिक धातु प्राप्त की जा सके, उन्हें ही अयस्क कहा जाता है। और तीसरी परिभाषा है आपकी गैंग यानी आधात्री या मैट्रिक्स की। तो अयस्क में, पृथ्वी से प्राप्त अयस्क में जो भी अशुद्धि, कंकड़, पत्थर, बालू, रेत आदि जो भी अशुद्धि उपस्थित होती है उसे ही गैंग, आधात्री, मैट्रिक्स आदि कहा जाता है। इसी प्रकार से आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाने वाली धातुओं के दो उदाहरण दीजिए। मुक्त रूप में यानी जो अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके पदार्थ यौगिक के रूप में नहीं पाई जाती। वैसे तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बताया था कि धातुएं प्रकृति में दो रूप में पाई जाती हैं, मुक्त रूप में और संयुक्त रूप में। संयुक्त रूप में तो पाई जाती हैं किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया करके यौगिक के रूप में, और मुक्त रूप में पाई जाती हैं अकेली। तो वे अकेली धातुएं जो पाई जाती हैं जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इस प्रकार की ये धातुएं प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती हैं। यानी अगर हम कहीं देखें तो कोई जो सोना या चांदी है वो हमें इकट्ठा केवल सोने के रूप में प्राप्त होगा। जैसे सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम क्लोरीन के साथ नमक के रूप में उपस्थित होता है, वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि सोना और चांदी अकेली मुक्त रूप में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, उस प्रक्रम का नाम आपको बताना है। प्रगलन प्रक्रिया में आपको बताया था कि किसी भी धातु के ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ अभिकृत किया जाता है तो हमें धातु प्राप्त हो जाती है और कार्बन इस ऑक्सीजन को निकाल देता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब कार्बन के द्वारा हम धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर जो पहले चैप्टर को आपको पढ़ाया गया था वहां दो प्रकार की अभिक्रिया बताई गई थी। एक तो विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या था कि एक तत्व दूसरे यौगिक में से एक तत्व को, एक परमाणु को पृथक कर देता है और दूसरे वाला परमाणु अकेला रह जाता है, तो इसे विस्थापन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा एक और अभिक्रिया वहां पर आपको बताई गई थी, अपचयन। जब भी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती हो, ऑक्सीजन हटती हो, तो उस अभिक्रिया को अपचयन कहा जाता है। यहां पर देखिए MO धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो यहां से ऑक्सीजन हटने के बाद केवल आपका M बच गया, तो यह अभिक्रिया आपकी अपचयन अभिक्रिया भी कहलाती है। और जिस पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन को हटाया जाता है वह पदार्थ कहलाता है अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप इन दोनों अभिक्रियाओं को लिख सकते हो, लेकिन अगर ये दोनों ही दी गई हो और कह दिया जाए कि इनमें से कौन सी है, तो इनमें से मुख्यतः अपचयन अभिक्रिया मानी जाएगी, जो कि आपको प्रगलन में भी बताया है। क्या बताया है कि जब धातु ऑक्साइड को कार्बन यानी अपचायक के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें धातु प्राप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया ही प्रगलन कहलाती है और प्रगलन में आपकी अपचयन अभिक्रिया होती है, इसलिए आप यहाँ भी अपचयन को ही लिखेंगे। तो इस चैप्टर के पाठ्य निहित प्रश्नों के हम अंत की ओर अग्रसर हैं। हमने अधिकतम पाठ्य निहित प्रश्नों को कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो में हम आपको पाठ्य निहित प्रश्नों की समाप्ति की सूचना जरूर देंगे और बाकी उसके पश्चात जो अभ्यास के प्रश्न बचे हुए हैं फिर हम उनको सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।